हेलो एवरीवन। अभी 2 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने 120 डेज के हिसाब से यूपीपीसीएस 2026 के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में बात की थी। उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ उसमें से जरूरी कमेंट्स थे, यानी कि जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स कैंडिडेट्स ने शेयर किए थे, तो उनको मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। ज्यादा लंबा ये वीडियो होगा नहीं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो चीजें मैंने शेयर की हुई हैं, जो डाउट्स मैंने लिए हुए हैं, वो आपको भी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपको भी उनके रिगार्डिंग डाउट्स हो। एक इंपॉर्टेंट डाउट आया था कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। इकोनॉमिक्स क्या, वो एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि आपको इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है। इकोनॉमी से रिलेटेड इंडिया में जो हो रहा है या बाहर भी हो रहा है, लेकिन उसका इंडिया पर इम्पैक्ट क्या है, वो आपको पढ़ना है। ये समझना बहुत जरूरी होता है। काफी लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं, इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी एक चीज होती है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है। तो कमिंग टू द पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी आपको समझनी है। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या किया जाए, सोर्सेस की भी बात करूंगा, जो क्वेश्चंस का लेवल है उसके बारे में भी बात करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो इकोनॉमी का सेक्शन है, ये मेजर सब्जेक्ट में इकोनॉमी आता है। इसका रीजन ये है कि इसके स्टैटिक के क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब देखो, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिलेंगे, जो आप पढ़ रहे हो या आगे पढ़ोगे। इंडेक्स मिलेंगी, रिपोर्ट्स मिलेंगी, नीति आयोग की कोई चीज आ रही है, बजट पढ़ रहे हो आप, या इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हो। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, या इवन स्कीम्स जो होती हैं, चाहे वो पुरानी स्कीम्स हो या फिर वो न्यू स्कीम्स हो, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में के पोर्शन में आती है। तो वो तो आपका वहां से तैयार हो जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक का पोर्शन है, वो कैंडिडेट कई बार उसको समझ भी नहीं पाता है, और उसमें से क्वेश्चन आते हैं, गलत हो जाते हैं। स्टैटिक का जो पोर्शन है वो अगर आपको इकोनॉमी के समझ में आ गया, तो इकोनॉमी में आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आप गलत नहीं करोगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे का आप वीडियो भी देख लेते हो, आप उसको पढ़ भी लेते हो। नीति आयोग इतनी बार रिपीट हो चुका है कि ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को, जो भी सिंसियर है, उसको ये पता होगा, नहीं भी है तो पता होना चाहिए कि यार नीति आयोग की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोई भी अगर इंडेक्स रिपोर्ट आ रही है वो आपको देखनी है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो वो आपको देखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो वो आपको देखना है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड में होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। जैसे WEF है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसका कुछ भी आए देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। इवन IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का भी पूछने लगा है। इवन जो आसपास के स्टेट के एक दो एक जो एग्जाम हो रहे हैं, उनमें तो स्पेशली पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया था 2026 में या 2025 में इंडिया की ग्रोथ को या इंडिया की जीडीपी को। इस तरीके की चीजें हैं। अब इसके अलावा किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ उसमें हो, इसके लिए स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी, या यूटी में भी, और जो केंद्र की सरकार है वो भी बहुत एफर्ट्स पुट करती है। तो इसलिए चाहे यूपी की अगर आप बात करो, जैसे यूपी का एग्जाम है तो यूपी की बात करो, तो चाहे यूपी के सीएम हो या फिर केंद्र में पीएम हो आपकी कंट्री के, लगातार वो भारत की इकोनॉमी को कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो उसमें जो टारगेट्स की बात हो रही है, उनमें जिन टॉपिक्स की बात हो रही है, जैसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज्यादा ध्यान दें। अगर कोई ऐसी स्कीम है जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, या जो बेसिक लेवल पे, रूरल लेवल पे, छोटे लेवल पे क्राफ्ट वगैरह है, वो बहुत डेवलप कर रहा है, तो वो आपको ध्यान देना है। अभी आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले पीएम मोदी की रील वगैरह एक जो चल रही थी, काफी वीडियोस का हो रहा था कि आप लोग जैसे GRWM बनाते हैं, तो वो आप क्राफ्ट्स का और इन सब का बनाइए। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, इनोवेटिव तरीका है, ठीक है। तो अब इससे आपको ये समझ में आया कि भाई ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो वन डिस्ट्रिक्ट से वन स्पोर्ट भी होता है। वन डिस्ट्रिक्ट से, वन डिस्ट्रिक्ट के साथ में वन स्पोर्ट की जगह या प्रोडक्ट की जगह और क्या हो सकता है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब अगर स्टैटिक, अब ये सब तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपके एवरेज लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के 14 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन या कभी कभी 8-9 क्वेश्चन वो होते हैं, वो करंट के होते हैं। बाकी 4-5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक के होते हैं। कभी कभी अगर आप 4-5-6 क्वेश्चंस को जो एक्स्ट्रा और करंट अफेयर्स के होते हैं, अगर आप उसको इकोनॉमी में जोड़ लोगे, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस 20 के आसपास चले जाएंगे। अब इकोनॉमी में स्टैटिक के पोर्शन में क्या आता है, देखो, इकोनॉमी में आरबीआई की होती है मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की होती है फिस्कल पॉलिसी। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, कैश रेशियो है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होते हैं। तो जैसे लॉरेंस कर्व है, फिलिप्स कर्व है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पूछ लेता है कि भाई अगर लॉफर कर्व है या फिलिप्स कर्व है, तो ये किन के बीच में डिस्पैरिटी को दिखा रहा है, किन दो कंपोनेंट का कंपैरिजन है, या किन दो कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है ये।
इनकम की इनइक्वालिटी अगर है तो उसके बारे में कौन बात कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें। तो यानी कि जो कर्व हो गए, या इसके अलावा जैसे जो आपकी इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए, अगर प्राइवेटाइजेशन है तो ये प्राइवेटाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो कैसी चीजें चेंज हुई, या फिर लैंड रिफॉर्म्स हैं, या उसके पहले यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत की जब स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए, जो समाज में लोग हैं उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन सी चीजें की गई, तो उसमें स्कीम्स आ जाती है कि भाई समाज में बेहतरी हो उसके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, पॉवर्टी के लिए स्कीम्स हैं, एलिविएट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी स्कीम दिखेंगी, वो इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान थे, तो 5 ईयर प्लान जो थे पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें किस किस पंचवर्षीय योजना में कोई बहुत खास चीज हुई है वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज कब लगना शुरू हुई, ऐसा तो नहीं है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत का हो चुका था, नहीं हो रखा था, तो वो कब हुआ और किसके सहयोग से हुआ। कहीं पर अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, कहीं पर अगर जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, कहीं पर अगर यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है, तो यू शुड नो कि ओके ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ये खास चीज हुई थी, और कोई अगर सरकार है उस टाइम की और उसने अगर कोई बहुत बढ़िया काम किया है, उस वजह से चीजें हुई, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसी में आपको रिवोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ही एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको एग्रीकल्चर के ऊपर चीजें देखने को मिल जाएंगी कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, या फिर जो बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए जो रिवोल्यूशंस हुए वो क्या थे, ब्लू रिवोल्यूशन क्या था, या फिर जो पिंक रिवोल्यूशन है वो क्या था, तो कौन सा किस चीज के लिए था, कौन से उसमें नोटेबल पर्सनैलिटीज थी। तो अगर आपको पॉवर्टी का टॉपिक मालूम है, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मालूम है, अगर आपको मालूम है कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन से ही जुड़े हुए दो चीजें आपको मिलती हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका आपको थोड़ा आइडिया हो कि भाई ये क्या चीज है, इंडिया में किस तरह से जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई का क्या रोल होता है, सरकार का कोई रोल होता है नहीं होता है, डेफिसिट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा जो है जो वो क्या होता है, नॉर्मल जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, और जीडीपी जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो एक कंपोनेंट बचता है वो बचता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी। तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो उसी में आपको फूड सिक्योरिटी वगैरह देखने को मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चरल क्रॉप्स देखने को मिल जाएंगी, आपको कैश क्रॉप्स देखने को मिल जाएंगी, तो उसमें आप शुगर केन वगैरह के बारे में और एमएसपी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई बार इंटर रिलेटेड भी होते हैं। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो भी चीजें हैं अगर आपको वो मालूम है तो आपके एक दो क्वेश्चन पक्के हैं। यहीं से आपका कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो भी मिला के पूछ दिया जाता है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी में ये चीजें मिला के आ जाती है। तो वो आपको ये क्लियर अगर आइडिया है कि भाई कहाँ पर वो कौन सी चीजें पूछ सकता है। अब जैसे नाबार्ड है, जैसे जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में बने हैं, जैसे सिडबी है, ठीक है, अब सिडबी कब बना, सेबी है कब बना, सेबी का काम क्या है, सिडबी का काम क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं, पब्लिक बैंक्स वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सी है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो क्या है, किस कितने लेवल पे होती हैं, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई का कैसे क्या हुआ, कैसे ग्रोथ हुई है, आरआरबी कब बनी, पहली बार कब बनी, कहां पर बनी, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा, पॉलिटी से इंटर रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। तो अगर आपको इतनी चीजें मालूम है कि भाई कौन सी संस्था कब बन रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बन रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाओगे। सब्सिडी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको मालूम है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात ये आती है कि भाई सोर्स कौन सा फॉलो करें। देखो सोर्स अगर आपने पीवाईक्यू को ढंग से कर रखा है, पीवाईक्यू को करने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर जो आपने याद किया है वही एग्जाम में रिपीट होगा। लेकिन जो टॉपिक है अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको अभी पूरा ये इतना जो समझाया है, अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि पॉवर्टी का टॉपिक पूछा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पूछा जा रहा है, इन्फ्लेशन पूछा जा रहा है, डेफिसिट पूछे जा रहे हैं, कर्व पूछे जा रहे हैं, स्कीम पूछी जा रही है। तो जब आप इनको पढ़ोगे तो ये आपका टॉपिक तैयार हो गया। जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड किसने क्या डेफिनेशन दी पॉवर्टी को लेकर के, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटी भी बनी हुई है। तो वो जो कमिटी है अगर आपको मालूम है कि किस कमिटी ने क्या दिया था या किस कमिटी ने क्या कहा था, यानी कि क्या रिकमेंडेशन दी थी या क्या कहा था, क्या डेफिनेशन दी थी, तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी आएगा आप कर ले जाओगे। ऐसे ही करके 5 ईयर प्लान्स का है, ऐसे ही करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है, किसके हेल्प से क्या हुआ है, ऐसे ही करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह है। तो पीवाईक्यू के जो टॉपिक और थीम है आपको वो पढ़ने हैं। अब इसमें पहला सोर्स तो खुद पीवाईक्यू स्वयं अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू को पढ़ते हो तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो अगर आप टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे, जहां आपको समझ में नहीं आया, आजकल तो इंटरनेट का पूरा जमाना है, आप उसका यूज कर लो, तो आपने अगर उसको भी टॉपिक को ढंग से वहीं के वहीं पढ़ लिया तो आपका काम बन जाएगा।
ज्यादातर क्वेश्चंस क्योंकि करंट अफेयर्स के आते हैं इकोनॉमी में, तो इसलिए अलग से बहुत कोई 2-3 सोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बेसिक सोर्स भी आपके पास अगर इकोनॉमी में है तो काम चल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पीवाईक्यू को इन डेप्थ कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है वो कर लिया है, जो एक बेसिक आरएनडी होती है वो कर ली है। उसके बाद भी वो एक पर्टिकुलर सोर्स चाहते हैं, तो इसमें जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है अपडेटेड, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनेमिक है, उसमें करंट अफेयर्स ऐड हो रहा है, तो जो एक्सप्लेनेशन भी होगा ना स्टैटिक के टॉपिक का, उसमें अगर कुछ नई चीज अपडेट होगी तो वो आपको नई वाली घटना चक्र में मिल जाएगी, वाइल वो पुराने में नहीं मिलेगी। तो अगर आप 2026 वाला एडिशन लोगे, मतलब जो भी नया एडिशन है वो अगर आप लोगे, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स ऐड होके मिलेगा इकोनॉमी में, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसमें जितनी चीजें दी हैं अगर आपने वो पढ़ लिया तो उतना सफिशिएंट है। दूसरी चीज कि अब वो सॉल्व पीवाईक्यू है, सॉल्व पीवाईक्यू है तो उसमें कई बार कुछ और जो आसपास की चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको उस तरीके से कवरेज करनी है कि मेरे को पूरा इकोनॉमी का सिलेबस तैयार हो, इन डेप्थ करना है, मीन्स को ध्यान में रख के भी करना है, तो फिर आपको कोई एक सोर्स अलग से पकड़ना पड़ेगा। जैसे या तो आप दृष्टि की कोई बुक पढ़ सकते हो, दृष्टि की जो इकोनॉमी की किताब है वो बहुत अच्छी है। परीक्षा वाणी भी बहुत अच्छी है इकोनॉमी की, इजी लैंग्वेज में चीज दी गई है, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं, सारे फैक्ट्स कवर्ड हैं, कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, एमसीक्यू भी दिए गए हैं, फैक्चुअल किताब भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो परीक्षा वाणी जिनको हिंदी में करना है उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इकोनॉमी के लिए। दृष्टि की बुक भी अच्छी है। इसके अलावा इंग्लिश में और भी किताबें आती हैं, जैसे संजीव वर्मा वगैरह की किताब आती है, कुछ कुछ लोग कुमार अमित सर के नोट्स वगैरह से कर लेते हैं जो DIS वाले थे, तो उससे भी काम बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो क्योंकि डायनेमिक है, तो आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि बस मैं कोई एक मटेरियल लेकर रट लूं, तो वो उतना काम नहीं करता है। अब जितने भी यूपीएससी वाले कैंडिडेट हैं वो तो मुन्ना सर के पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख लेते हैं। अब तो उनकी काफी चीजें पेड हो गई हैं, लेकिन फ्री वीडियोस भी इनके इतने उनके पड़े हुए हैं, और पहले भी इतने पड़े हुए थे कि अगर आपने उनको समझ रखा है या देख रखा है, वो वीडियोस देख रखे हैं, तो उससे बेसिक क्लियर हो जाता है। बेसिक क्लियर होने के बाद में करंट अफेयर्स ऐड करते रहो, और उसी में जो चीजें वो पूछ रहा है बस उसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहो। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है इंडिया के अंदर, तो क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, आप कर लोगे। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बार में समझ में आ गया, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अगर क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, या फिर इसी तरीके से जो गोल्ड के प्राइस इसमें जैसे बहुत स्काई रॉकेट हो रखे हैं, तो वो क्यों हुए, ये सब जो बेसिक चीजें हैं ना, अगर आपको बेसिक फंडा मालूम है तो ये आप समझ जाओगे। बस वो उसमें हल्का हल्का फुल्का चेंज होता है, वो आपको पता रहेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तो फिर आप चीजों को रटोगे, और रटोगे तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सोर्स में तो इतने से हो जाता है, इसके बाहर से प्रॉब्लम होती नहीं है। यूपीपीएसएस में तो नहीं होती है, यूपीएससी में तो फिर भी लोग चलो इन डेप्थ जाते हैं, करते हैं। इंग्लिश वालों के लिए अगर किसी को इंग्लिश में बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो संजीव वर्मा की एक किताब आती है, पतली सी होती है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होती है। एक बार वो ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने का मतलब ये है कि आप खुद एक बार उसको देखो। किसी किसी को वो बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को वो समझ में नहीं आती है। रमेश सिंह बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, रमेश सिंह मुझे तो अपनी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आई। रमेश सिंह बहुत ही टफ किताब है वो, और प्रॉपर जिसका इकोनॉमी ऑप्शनल है कायदे में, वो उसके लिए है। तो आप अगर जस्ट इन केस लेने की सोच भी रहे हो, तो रमेश सिंह किताब के चक्कर में मत पड़ना। वो इतनी बल्कि किताब है कि आप खत्म भी नहीं कर पाओगे, प्लस आपको चीजें समझ में कम आएंगी, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसके अलावा सबसे सिंपल सोर्स तो यही है कि आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो, जिसका वीडियो आपको अच्छा लगे वो वीडियो देख लो। कोई एक पर्टिकुलर कोई चैनल आपको पिक नहीं करना है कि बस इसी का देखूंगा मैं। आप कोई भी एक मतलब एक कोई टॉपिक पकड़ो, उस पर आप देखो, जिसका अच्छा लगे उसका देख लो। इससे भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद आती होंगी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। इतना करने से बड़े आराम से हो जाता है, मतलब लोड नहीं लेना पड़ता है। इकोनॉमी में ऐसा भी नहीं है कि भाई 30 35 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन वो उसका बेस क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमी में प्रॉब्लम जो है ना वो आती है फंडामेंटल से। इकोनॉमी में अगर आप रटोगे तो बेस वीक रहेगा, बेस वीक रहेगा तो क्वेश्चन हल्का भी टिल्ट होगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है, तो आप फिर दिमाग लगाना शुरू कर देते हो कि अच्छा हाँ ये पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। और इसमें जो थीम है ना, वो टॉपिक जो है वो बदलते नहीं है। भाई पॉवर्टी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कभी नहीं जाएगा भारत से। हम और तुम चले जाएंगे, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक नहीं जाएगा, कभी भी पॉवर्टी नहीं जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि भारत एकदम से लग्जमबर्ग बन जाएगा, 2 साल में 5 साल में लग्जमबर्ग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ना भाई। तो यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, वो एक मतलब ठीक है बढ़ रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अब एकदम से लग्जमबर्ग तो नहीं बन जाएगा ना। लग्जमबर्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, वो पढ़ना है इसके बारे में, तो थोड़ा सा आपको जानने को मिलेगा। तो ये चीज है। और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत सारी चीजों से क्योंकि कोरिलेटेड होती है, तो अगर आपको उनका भी आइडिया है तो आप बेहतर समझ पाते हो कि अच्छा ठीक है इकोनॉमी में हमारी ये चल रहा है। ठीक है, किसी भी कंट्री की जैसे हिस्ट्री है, अब
हिस्ट्री अगर आपको मालूम है कि भाई अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश रूल था, उनकी कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो घटिया से घटिया होती चली गई। ठीक है, पूरा ट्रेंड थ्योरी। तो अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको कब मालूम चल रहा है? जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो बेसिकली जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमी की चीजें पता लगेंगी, क्योंकि आपको समाज के बारे में पता लग रहा है, वहां पे अर्थव्यवस्था पता लग रही है। इसी तरीके से जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से शोषण हो रहा था, राइट? तो वो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। फिर आप जहां पर जिस पर्टिकुलर, जैसे सपोज कोई एक स्टेट है वो बहुत डेवलप्ड है, कोई एक स्टेट है वो डेवलप नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। आप एकदम पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पे चले जाओ, ठीक है, सपोज 3, 3,500, 4,000 मीटर पे चले जाओ, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे इंडस्ट्रीज आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, वो आपको तराई रीजन में मिल रही है, वो आपको प्लेन वाले रीजन में मिल रही है, राइट? और वहीं पर अगर कोई सपोज फॉरेन की कंट्री है, वो 4,000 मीटर पर भी बैठे हुए हैं, बट वो हवा में चला रहे हैं चीजें, तो वो डेवलप्ड है, वहां पर इंडस्ट्रीज भी चल रही है, बाकी चीजें भी चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो डेवलप्ड है, वहां पैसा आ रहा है, चीजें आ रही है, टूरिज्म है, हर सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इस तरह से आपको ना मिला मिला के पढ़ना है। तो किसी भी लोकेशन की जो जियोग्राफी है वो बहुत इंपैक्ट डालती है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, कि भाई वहां पर विकास होगा या नहीं होगा, वृद्धि होगी या नहीं होगी चीजों की, राइट? तो आई होप कि आप ये चीजें समझे होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इकोनॉमी के ऊपर बेसिकली ये पूरा था। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे काफी हेल्प मिलेगी, काफी क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।